हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है डॉक्टर शहजाद मलिक। तो मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ मेरा पहला लेक्चर और जनरल प्रैक्टिस के बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसे कि पैरामेडिकल्स हैं या जो फार्मासिस्ट है जो छोटी मोटी क्लिनिक चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनको पूरी तरीके से डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में कुछ पता नहीं होता है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मेरा टॉपिक होगा वो है जीआईटी सिम्टम के बारे में बताएंगे। और जीआईटी सिम्टम के बारे में जो सबसे पहली चीज बताएंगे वो बताएंगे एनोरेक्सिया के बारे में। ये हो गया एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया मतलब होता है भूख की कमी या भूख का ना लगना। भूख की कमी। तो इसके सबसे पहले हमको जानना ये जरूरी होता है कि भूख क्यों नहीं लगती है। अगर आमतौर पे उसके कॉजेस नहीं पता है कि कारण क्या है, तो फिर पूरी तरीके से डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो हम आज जानेंगे इसके कॉज क्या है, एनोरेक्सिया के कॉज बताएंगे। सबसे पहले है जॉन्डिस। जॉन्डिस का मतलब होता है पीलिया। किसी भी तरीके से लीवर में सूजन आ जाना या बिलीरुबिन का बढ़ जाना, कोई भी कॉज होता है जिसकी वजह से जॉन्डिस क्रिएट होता है और बॉडी में येलोइश कलर का जो पिगमेंटेशन बाइल होता है वो डेवलप हो जाता है, जिसको हम लोग जॉन्डिस बोलते हैं। दूसरा नंबर आता है फीवर। किसी भी कॉज की वजह से अगर बुखार होता है, कोई इंफेक्शन की वजह से, चाहे वो वायरल हो या बैक्टीरियल हो या यूरिन इंफेक्शन या सिस्टमिक इंफेक्शन की वजह से अगर फीवर रहता है पेशेंट को, तो उसकी वजह से भी पेशेंट को भूख नहीं लगती है। और जो थर्ड नंबर आता है वो है एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी की वजह से भी पेशेंट को भूख नहीं लगता, चक्कर आना, सर में दर्द होना और हाथ पैर में झुंझुनापन होना, बॉडी में पफनेस आ जाना, यानी बॉडी जो है स्वेलिंग हो जाना, वो एनीमिया की वजह से। और इसकी वजह से एनीमिया से भूख भी नहीं लगता है। जो चौथा कॉज जो होता है वो है क्रॉनिक इन्फेक्शन। किसी भी तरीके की क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया या किसी भी तरीके की कोई सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गई, फॉर एग्जांपल ट्यूबरक्लोसिस हो गया, उसकी वजह से भी भूख नहीं लगती और भूख में कमी आती है, देखने को मिलता है जहां तक। पांचवा हो गया ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस में भी भूख की कमी देखी जा सकती है। और छठा नंबर हो गया जीआरडी। जीआरडी का मतलब होता है गैस्ट्रोइसोफेगस रिफ्लक्सिस डिजीज, जिसमें जो एसिड होता है, जो एसिड जो तेजाब बनता है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, इसोफेगस के रास्ते ऊपर की तरफ चढ़ता है, जिसकी वजह से पेशेंट को भूख नहीं लगती है और काफी जलन, सीने में जलन होता है और खट्टी डकारें आती है, उसकी वजह से भी भूख नहीं लगता, जिसको जीआरडी बोलते हैं। और सातवां नंबर हो गया पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में होता क्या है, फॉर एग्जांपल ये हो गया इसोफेगस। इसोफेगस यानी जो खाने की नली होती है। और ये हो गया स्टमक। स्टमक में यहाँ पे जो अल्सर हो जाता है, जो क्रिएट होता है ये जगह पे। और ये हो गया डिओडेनम। ये जो स्टमक में यहाँ पे जो अल्सर बन जाता है HCl के ज्यादा सिक्रेट होने की वजह से, उसको पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। ऐसी कंडीशन में पेशेंट खाने के बाद जलन होने लग जाती है, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे फूड को अवॉइड करता है। और ये कॉज होता है बहुत ज्यादा अल्सर, बहुत ज्यादा तीखा खाना खाने की वजह से या फिर H. पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से भी ऐसा कंडीशन देखने को मिलता है। तो आठवां नंबर जो हो गया वो हो गया डिप्रेशन। पेशेंट को किसी चीज की टेंशन है, नींद नहीं आती है, तो इसमें दो कंडीशन होता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन में किसी किसी पेशेंट को खाना ही नहीं खाया जाता और किसी किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो दोनों कंडीशन हो सकता है डिप्रेशन में होने की वजह से। तो अगर डिप्रेशन है तो ऐसा कंडीशन होता है कि एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी जो है डिप्रेशन में भी देखी जाती है। और जो नौवां कंडीशन होता है, ये सब जनरल कंडीशन बता रहा हूं, जो कि आपको ये 9 टॉपिक आपको जनरल कंडीशन में मिलेंगे। जो नौवां होता है वो मैलिग्नेंसी होती है। मान लिया फॉर एग्जांपल स्टमक की मैलिग्नेंसी हो गई या किसी तरीके की सिस्टमिक मैलिग्नेंसी हो गई यानी कैंसर, उसमें भी भूख की कमी देखी जाती है। तो होता क्या है दोस्तों, जब आपको सबसे पहले रूल आउट करना होता है कि कॉज क्या है। अगर कॉज रूल आउट कर लेंगे तो आपको ट्रीटमेंट करने में आसानी होती। ये तो हो गई बात की बात होगी अगर आप कॉज, लेकिन आपको जनरल ट्रीटमेंट करना है तो जनरल ट्रीटमेंट के लिए हम लोग देखते हैं, अगर आप कॉज रूल आउट नहीं कर पाते, उसके अलावा आपको जनरल ट्रीटमेंट करना होता है, तो इसमें जो है अगर पेशेंट आता है नहीं भी जानते हैं तो आप इंजेक्शन मल्टीविटामिन दे सकते हैं। इंजेक्शन मल्टीविटामिन में फॉर एग्जांपल पॉलीबियान हो गया, न्यूरोबियान हो गया, एल्डरबिट
और ऑप्टिन्यूरॉन जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्टरनेट डे पे 5 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन यूज कर सकते हैं और अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इससे जनरल वीकनेस भी दूर होती है और थोड़ा सा जब विटामिन बॉडी में रहता है और विटामिन बॉडी में होने की वजह से थोड़ा सा भूख में थोड़ी बढ़त होती है और वीकनेस दूर हो जाती है। जो बहुत लंबे समय से पेशेंट खाना नहीं खाता, वीकनेस होता है, वो दूर हो जाता है। और दूसरा नंबर जो हंगर स्टिमुलेंट होता है वो होता है सिप्रोहेप्टाडीन। सिप्रोहेप्टाडीन मोस्टली जो देते हैं, जो जनरली कंडीशन में, जो अगर आपको परफेक्ट डोज नहीं पता होता है तो 1 टीएसपी यानी 1 टी स्पून, 1 चम्मच 3 टाइम दे सकते हैं पर डे, हाफ आवर बिफोर मील यानी खाना खाने के आधा घंटा पहले। लेकिन होता क्या है, अगर 3 टाइम हम लोग टीडीएस यूज करते हैं सिप्रोहेप्टाडीन को, तो कभी कभी पेशेंट को गिडनेस होना, चक्कर आना और पेशेंट जो है इनवॉलेंटरी मूवमेंट करने लग जाता है। यानी अगर पेशेंट का फॉर एग्जांपल हाथ पैर में कपकपाहट होने लगती है, दिल की धड़कन में कमी हो जाती और चक्कर आने जैसे सिम्टम हो जाते हैं, तो इसका डोज कम कर देते हैं और सिर्फ रात में 4 mg बिफोर मील हाफ आवर स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर और ज्यादा तकलीफ हो रही तो 2 mg तक रात में दे सकते हैं। जो थर्ड नंबर होता है वो होता है एंटी पैरासाइटिक, यानी अगर बॉडी में पैरासाइट भी है तो उसकी वजह से भी हीमोग्लोबिन डाउन होता है और हीमोग्लोबिन डाउन होने की वजह से भूख नहीं लगती है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अल्बेंडाजोल 400 mg स्टेट डोज में देते हैं रात के टाइम पे। और अगर 2 साल से कम का बच्चा है, 2 साल से, इसमें वेट के हिसाब से नहीं, ईयर के हिसाब से चलता है डोज। अगर 2 साल से कम बच्चा है तो उसको 200 mg स्टेट डोज में स्टार्ट किया जाता है। और दूसरी जो हो गई एंटी पैरासाइटिक जो मेडिसिन हो गया वो हो गई मेबेंडाजोल। मेबेंडाजोल को 100 mg बीडी 3 डोज में बीडी 3 डेज के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और जो 4 नंबर की है, गुड फूड रिच इन प्रोटीन फ्रेश फ्रूट, यानी अच्छा प्रोटीन वाली जो चीजें हैं उसको खाना है, फ्रेश फ्रूट हो गया उसको लेना है। और जो 5वें नंबर का आता है, जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, प्रोटीन पाउडर लेना है 2 चम्मच 1 ग्लास दूध के साथ, सुबह में ले सकते हैं। अगर एसिडिटी होने नहीं होती आपको तो 2 टाइम ले लेंगे तो बेहतर रहेगा, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और आपको अगर भूख नहीं लगती, जैसे आप ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, गुटखा पान मसाला खाते हैं, ड्रिंक करते हैं, उसकी वजह से भी आपको भूख नहीं लगती है, तो अगर ऐसा है आपके साथ तो आपको स्मोकिंग छोड़ना होगा, गुटखा छोड़ना होगा और ड्रिंक छोड़ना होगा। और 7वां नंबर जो है जनरल कंडीशन में आयरन की कमी की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन कम होता है तो भी भूख नहीं लगती है दोस्तों। अब आते हैं अदर ड्रग की तरफ। अदर ड्रग में देखते हैं जनरल प्रैक्टिस में डाइजेस्टिव एंजाइम भी यूज कर सकते हैं। किसी किसी का डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, उसकी वजह से भी खाना हजम ना होने की वजह से भी भूख नहीं लगती है और बैड बैक्टीरिया क्रिएट हो जाते हैं। तो उसमें हमको क्या करना है, सीरप बेस्टोजाइम लेना है और सीरप लुपिजाइम, ये कुछ बेस्ट ब्रांड दवा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। और 5 से 10 ml लेना है, 2 टाइम खाने के बाद लेना है दोस्तों। और अगर ज्यादा वीकनेस हो रही है या जनरल कंडीशन में आपको कुछ बहुत ज्यादा कॉज रूल आउट नहीं कर पाते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको इंजेक्शन ड्यूराबोलिन 50 mg में देना होगा। हर हफ्ते 3 डोज देंगे तो बेहतर से बेहतर रिजल्ट आपको मिलेगा। ये जनरल कंडीशन की बात बता रहा हूं। अगर आप कॉज रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं या सारे कॉज आप चेक कर रहे हैं और इनमें से कुछ भी नहीं मिल रहा है और आपको वीकनेस हो रही है बहुत ज्यादा, तो आप डेका ड्यूराबोलिन यूज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन आमतौर से ये सब जितने भी ट्रीटमेंट हैं आप खुद से ना ले, किसी रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के द्वारा ही आप इलाज कराएं। ये वीडियो आपको सिर्फ नॉलेज के लिए बताया जा रहा है, ना कि सिर्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए बताया जा रहा है। और उसके बाद भी अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं होता है तो कौन कौन से आपको इन्वेस्टिगेशन कराने हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। तो अगर आपका कोई कॉज रूल आउट नहीं हो पा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाइए। तो आपको इन्वेस्टिगेशन में क्या कराना है, सबसे पहला नंबर हो गया सीबीसी कराना है। सीबीसी में आपको और टीएलसी देखना है, किसी तरीके की सिस्टमिक इन्फेक्शन तो नहीं है, डब्ल्यूबीसी काउंट वगैरह बढ़ा नहीं है, प्लेटलेट काउंट आपको चेक करना है। और आपको हीमोग्लोबिन, जो सबसे मेन चीज, आपको हीमोग्लोबिन आपका पता लगेगा, उसकी वजह से भूख नहीं लगती तो हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। और जो दूसरा हो गया ये विडाल हो गया, आपको टाइफाइड देखना है। टाइफाइड में भी होता क्या है दोस्तों, इसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो साल्मोनेला टाइफाई
इसके जो बैक्टीरिया होते हैं ये आंतों से मोस्टली जाकर के चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से भूख की कमी हो जाती है, चक्कर आना, वीकनेस, वोमिटिंग जैसी आपको शिकायत होने लगती है। तो एक एक टॉपिक करके मैं बाद में आपको बताते जाऊंगा। तो ये जनरल कंडीशन में एनोरेक्सिया बता रहा हूं दोस्तों। तो और तीसरा जो है आपको मलेरियल पैरासाइट, आपको एमपी टेस्ट कराना, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट यानी ईएसआर आपको देखना होगा। ईएसआर में क्या रहेगा, किसी भी तरीके की क्रॉनिक इन्फेक्शन रहेगी सिस्टमिक तो वो निकल करके सामने आ जाएगी दोस्तों। और जो नेक्स्ट रहेगा वो आपको यूरिया टेस्ट करना रहेगा और सीरम क्रिएट चेक करना रहेगा। और उसका जो नेक्स्ट रहेगा एक्सरे चेस्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस के लिए और मैलिग्नेंसी भी देखेंगे लंग्स वगैरह में। और जो लास्ट है सबसे वो गैस्ट्रोस्कोपी करेंगे, एंडोस्कोपी करके यहाँ पेप्टिक अल्सर का देखेंगे और एच पायलोरी और फंडस वगैरह सब देखा जाएगा। और यूएसजी करेंगे। यूएसजी करने के पीछे मकसद ये रहेगा फैटी लिवर है कि नहीं है, एसिडिटी का क्या है, पैनक्रियाज वगैरह जितना भी है सिस्टमिक में सब पूरा दिखाई देगा। तो यूएसजी करेंगे। पॉइंट्स है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट मे बी मिस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग जो मिस कर जाते हैं दोस्तों। हम लोग सिर्फ डिजीज और कॉजेस पे अटक के रह जाते हैं और कुछ चीजें जो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो उसमें से मैं आपको कुछ बताऊंगा 2-3 पॉइंट क्या चीज हम लोग मिस करते हैं। जैसे कोई पेशेंट हो गया, अगर किसी तरीके की दवाइयां ले रहा हो तो उसकी वजह से भी भूख में कमी आती है। दवाओं के अगर इफेक्ट है तो कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, तो हमको देखना जरूरी है। जैसे मेटफॉर्मिन हो गया, जो डायबिटीज की दवा है, बहुत आम और बहुत कॉमन है। तो मेटफॉर्मिन लेने की वजह से भी होता है भूख में बहुत ज्यादा कमी आने लग जाती है। जो दूसरी दवा है वो डिजिटैलिस है। डिजिटैलिस एक कार्डियक मेडिसिन है जो कि कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर में काम आता है। ये ब्लड सर्कुलेट को इंक्रीज कर देता है, फोर्स देता है हार्ट को, और रिड्यूस स्वेलिंग इन योर हैंड एंड एंकल। और जो बॉडी में जो स्वेलिंग हो गई है, जो हार्ट पंप नहीं कर पा रहा, उसको बढ़ा देता है फोर्स। और जो स्वेलिंग हो गई है, जो जमा हो जाता है ब्लड या वाटर का जो जमा हो जाता है हाथों और पैरों में, उसको कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। जो दूसरा नंबर वाला है इन फीमेल पेशेंट, अगर कोई महिला पेशेंट है, कोई लेडीज है, तो वो प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन डाउन होने लग जाता है, जिसकी वजह से, और प्रेगनेंसी में एसिडिटी भी होने लग जाती है, बहुत सारी तकलीफें होती है, जिसकी वजह से भूख में कमी आ जाती है। तो अगर औरत प्रेग्नेंट है तो उसकी वजह से भी ये तकलीफ होती है। या उसके घर में किसी चीज की प्रॉब्लम हो, फैमिली में कोई मैटर हो, तो उसकी वजह से भी भूख में कमी आने को मिलता है, क्योंकि टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो थर्ड कंडीशन होता है, वो कोई बच्चा अगर है, चिल्ड्रन है, स्कूल जा रहा है, उसकी वजह से, उसकी पढ़ाई लिखाई में, एग्जाम की वजह से, पढ़ने लिखने में, या स्कूल नहीं जाना चाहता, उसकी वजह से भी वो क्या करता है, भूख में कमी आने लगती है, क्योंकि वो बार बार वो चीजें, अगर पढ़ने लिखने में अच्छा नहीं है, उसका दिल नहीं कर रहा स्कूल जाने का, तो बार बार माइंड में चलता रहता है, जिसकी वजह से वो खाना पीना छोड़ देता है और कम कर देता है। जैसे कि आपको अगर कॉज पता लग रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कॉज में आपको जॉन्डिस रूल आउट हुआ, तो जॉन्डिस रूल आउट हुआ, तो जॉन्डिस हमको देखना है कि फिर जॉन्डिस के अंदर देखना है कि कॉज क्या है, हेपेटाइटिस है या अदर लिवर डिजीज हो गया, या लिवर एब्सेस हो गया, लिवर एब्सेस हो गया, या बहुत सारे लिवर डिजीज है, तो पोर्टल हाइपरटेंशन हो गया। उस देखना है कि होता क्या है, जॉन्डिस फिर क्यों हो रहा है, कहीं गॉल ब्लेडर में इन्फेक्शन, या गॉल ब्लेडर में कोई तरीके की रुकावट तो नहीं रही हो जिसकी वजह से जॉन्डिस हो रही है, लिवर डिजीज हो गया या गॉल ब्लेडर डिजीज हो गया, तो उसकी वजह से होता है। तो वो तो बहुत डीप हो गया, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूंगा। दूसरा जो अगर कॉज रूल आउट हो रहा है, जैसे कि फीवर रूल आउट हुआ, तो फीवर में टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, न्यूमोनिया हो गया, यूटीआई हो गया, बहुत सारे तरीके के इन्फेक्शन की वजह से फीवर होता है, तो वो भी रूल आउट करना पड़ेगा। वो भी स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूंगा। ये तो जनरल कॉज में मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं हो रहा है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस आगे बताते चलूंगा। और तीसरा जो एनीमिया हो गया, अब एनीमिया अगर आपको रूल आउट अगर कर पा रहे हैं, अगर कॉज को एनीमिया को रूल आउट कर पा रहे हैं, तो आपको फिर एनीमिया डायग्नोस करना पड़ेगा कि एनीमिया यानी खून की कमी होती क्यों है, फिर उसके अंदर आपको डायग्नोसिस करना पड़ेगा, कॉज का पता लगाना पड़ेगा। तो वो तो बहुत डीप वाली बात हो गई, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप हम बताते चलेंगे। अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस का पता लगाना है, तो ट्यूबरक्लोसिस अगर आपको पता लग रहा है, रूल आउट हो रहा है, तो आप एक जनरल प्रैक्टिशनर है, तो आपको फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल या स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास आपको भेजना पड़ेगा। ट्यूबरक्लोसिस जो कि टीबी जो कि बार बार ट्रीटमेंट करते हैं,
तो उस हिसाब से आपको देना पड़ेगा। एसिडिटी अगर रूल आउट होता है तो ये कॉज पे ट्रीटमेंट करना है, डिप्रेशन रूल आउट होता है तो ये कॉज पे ट्रीटमेंट करना है, माइलिग्नेंसी रूट अगर आपको समझ में आता है, डायग्नोसिस में कुछ समझ में आता है तो फिर आपको रिफर करना होगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंस होल्डर डॉक्टर और सुपर स्पेशलिस्ट का काम होता है। पेनक्रियाटाइटिस रूल आउट होता है तो फिर आपको स्पेशलिस्ट के पास ही भेजना है, लेकिन फिर कॉज पे ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इसमें डायग्नोस करेंगे, फिर इसका इन्वेस्टिगेशन अलग कराएंगे, पेप्टिक अल्सर होंगे, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताते चलूंगा। बाकी ओवरऑल मैंने आपको जनरल समझाया हुआ है। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो जो ट्रीटमेंट बताया वो ट्रीटमेंट पे आप वो जो कॉज बताया हो या जो ट्रीटमेंट बताया उसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह है कि आप लोगों से कोई भी आम व्यक्ति इस वीडियो को सिर्फ नॉलेज पर्पज से देखे, इसके बेस पे आप ट्रीटमेंट करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आप रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं तो भी आप ये वीडियो को आप देखिए और बुक से मैच करिए, पढ़िए। सिर्फ मेरा पर्पज है आपको सिर्फ नॉलेज देना, और इस बेस पे आप ट्रीटमेंट अगर कर रहे हैं तो भी आप घनश्याम वैद्य की बुक से आप एक बार जरूर पढ़िए इस टॉपिक को। और भी कई सारे बुक्स हैं उसमें से आप टॉपिक को पढ़ते जाइए और समझते जाइए। थैंक यू वेरी मच।